हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन फॉर फोर्थ पेपर विच इज एडवांस्ड सोशल साइकोलॉजी एमपीसी 004 जिसका कोड है। और ये इजी नोट्स की हेल्प से हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आप पूरी सीरीज देखते आ ही रहे होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलरली इस पेपर के बारे में कुछ चीजें मैं ओवरव्यू करूंगी, पर साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरह से आप यहाँ पे ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया था और उसका आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, दोनों ही पर्पज से ये नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इजी नोट्स एमपीसी 004 यानी फोर्थ पेपर के लिए। मैंने आपको बोला अभी कि पहले मैं इस पेपर को ओवरव्यू कर देती हूँ, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी का पेपर है तो इसमें लिखना बहुत आसान होता है। मतलब आपको टॉपिक सामने से नजर आएंगे और आप उनके बारे में लिख सकेंगे। ये एक पेपर ऐसा है जिसमें आपको छोड़कर आए, बहुत ही ज्यादा सेंसलेस बात है। मतलब ऐसा करना ही नहीं है, आपको टाइमिंग को भी मैनेज आपको करना सीखना होगा साथ साथ, क्योंकि पेपर लेंदी होता है तो लिखने में भी थोड़ा सा चीजें छूट सकती हैं। तो वर्ड लिमिट को उस हिसाब से सेट करके आप शुरुआत से ही चलिए। हालांकि इस चीज बारे पे मैं लाइव सेशन में काफी ज्यादा टिप्स देती रहती हूँ, आगे भी जरूर दूंगी आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस पेपर में जब आप चीजों को लिखते हैं, यू कैन यूज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी है, आपके ही अपनी दुनिया के आसपास की चीजों से जुड़ी हुई है। चाहे कोई थ्योरी आ जाए, कितने भी यूनिक नेम से आ जाए, आपको नाम पढ़ के अजीब सा लगे कि व्हाट इज दिस एट्रीब्यूशन थ्योरी, व्हाट इज दिस फ्रिट्ज हीदर थ्योरी, या कुछ भी नाम आपके सामने आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ओवरऑल उन थ्योरीज के कॉन्सेप्ट के मोटे मोटे तौर पर अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, यू कैन एड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स एंड यू कैन क्रिएट योर ओन कॉन्टेंट अबाउट द थ्योरी और अबाउट एनी टॉपिक जो भी आपको सोशल साइकोलॉजी में मिलता है। तो ये इस पेपर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। और लिखते वक्त आपको अपने वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे जब लिखने पे आते हैं एग्जाम्पल्स तो वो इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं कि बाकी के आंसर्स को उनको छोड़ना पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन भी अराइज होती देखी गई है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा फोर्थ पेपर है। और बहुत सारे लोग इस नोट्स को पहले ही परचेज कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप भी नोट्स बाय कर सकते हैं। ये रहे वो टॉपिक्स जिनको हम कवर करेंगे। टोटल 27 टॉपिक्स हैं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि इनको 6 वीडियोस के अंदर ही हम कवर करें, जैसे 6 अभी तक हम लेके चल रहे थे। लेकिन थर्ड पेपर में क्योंकि कंटेंट थोड़ा लेंदी था तो एक वीडियो ज्यादा हो गया था। इसमें 27 टॉपिक हैं, कोशिश रहेगी 6 में हम इसे कवर कर लेंगे। पर आज के वीडियो में हम सिर्फ 3 ही टॉपिक लेंगे: हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन और एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च। क्योंकि यहाँ से जब हमारा एट्रीब्यूशन थ्योरी स्टार्ट होगी तो थोड़ा टॉपिक बदल जाएंगे। ये सभी टॉपिक इससे कनेक्टेड हैं। तो आज हम उन चीजों को रखेंगे जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में काफी चीजें आपको याद रखने वाली करनी है। उसके बाद ये बहुत इजी है और एथिकल इश्यूज भी बहुत आसान है। तो चलिए बिना किसी डिले के अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। जिस तरह से आपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में फर्स्ट पेपर में ये अंडरस्टैंड किया था कि उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा है या किस तरह से चीजें हुई थी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे एमर्ज हुई, उसी तरीके से सोशल साइकोलॉजी भी एमर्ज हुई है। देखिए एक बात समझिएगा कि टाइम फेज वही रहा। हम इसे पढ़ने के लिए किसी दूसरे प्लैनेट पे जाके किसी और टाइम की बात नहीं करेंगे, टाइम वही रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी रिसेंट टाइम का एग्जाम्पल देती हूँ, कि अगर आपने सन 2000 से लेके 2010 के बीच में कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कुछ पढ़ा, मैं एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर रही हूँ, ये ड्यूरेशन आपने कहीं पढ़ा नहीं है। 2000 से लेके 2010 के बीच में अगर आपने टाइम फेज में कुछ पढ़ा, तो उस टाइम पर दुनिया में सोशल साइकोलॉजी यूज होनी बंद तो नहीं हो गई थी। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। जैसे अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें, तो जो बिहेवियरिज्म का पीरियड था, एरा था, उसमें नोटिस किया जा रहा था कि जो भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उन पर फोकस ना करके बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दी गई। तो जाहिर सी बात है, अगर कॉन्टेक्स्ट हमें मालूम है कि बिहेवियरिज्म में क्या हुआ या किसी भी टाइम फेज में क्या हुआ, तो उस टाइम पर सोशल साइकोलॉजी पर भी उसका इम्पैक्ट आया होगा। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो उसी तरीके से हम समझेंगे, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, पर्सनालिटी के केस में भी पढ़ा था, कि जो अर्ली फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस थे उन्होंने टाइप थ्योरीज दी थी। अगर कुछ याद आ रहा हो, सेकंड पेपर में पढ़ा था आपने, तो सॉरी थर्ड पेपर है पर्सनालिटी का, थर्ड में पढ़ा था आपने कि किस तरीके से फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस ने पर्सनालिटी के टाइप को डिसाइड किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ नेम्स हैं, अब कुछ नेम तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो बदलते हैं ना, सोशल साइकोलॉजिस्ट कुछ और होंगे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कोई और होंगे, और कुछ कॉमन भी होंगे। तो फिलहाल ये हमारे अर्ली फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस हमें कब से देखने को मिले हैं? एंशिएंट ग्रीस पीरियड से लेकर 19th सेंचुरी तक, इतना बड़ा फेज जो था। अब क्योंकि हम दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई ये तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमेशा शुरुआत एंशिएंट टाइम से ले ली जाती है, उसकी कोई फिक्स डेट या डेट तो नहीं है इसी वजह से। तो फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस क्या थे जिन्होंने सोशल बिहेवियर पर बहुत एम्फेसिस किया? जैसे कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल।
इन्होंने जो भी सोशल बिहेवियर से रिलेटेड इश्यूज थे उनको टच किया, मतलब उनको हाईलाइट किया बेसिकली, और ये बताया कि उनका कैसे हमारी सोसाइटी पर, इंडिविजुअल्स पर फर्क आता है, इम्पैक्ट आता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ह्यूमंस होते हैं वो किस तरीके से सोशल बीइंग हैं, या फिर उनको एक टर्म दी, पॉलिटिकल एनिमल टर्म इन्होंने ही उसको दी थी। थॉमस हॉब्स आए, जॉन लॉक आए, इन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नोशंस दिए। इनके आपको नाम ध्यान रखने हैं, और ये ध्यान रखना है कि इन्होंने सोशल इंटरैक्शंस, गवर्नेंस और ह्यूमन बिहेवियर को सोशल कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश करी। फिर इसके बाद आगे का समय बढ़ा, लेट 19th सेंचुरी आई। अब आप ये देखिए, ये सब नाम आपने पहले सुने हैं, है ना? विलियम वुंड, विलियम जेम्स, चार्ल्स डार्विन, ये वो लोग थे जिन्होंने और भी डिफरेंट फील्ड्स में वर्क किया है। तो सोशल साइकोलॉजी क्योंकि इतनी एमर्ज नहीं हुई थी उस टाइम पर, सभी कुछ साइकोलॉजी को ही बड़ी मुश्किल से बर्थ मिल पाया है, वो ही बड़ी मुश्किल से फिलॉसफी से छूट पाई थी, तो इतनी जल्दी उसकी ब्रांचेस रेडी नहीं हुई थी, उनमें वक्त लगा। तो जो भी ये लोग थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से पर्टिकुलरली सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो किया ही होगा। जहां पर भी उन्होंने ह्यूमंस को कंसर्न लिया होगा, ह्यूमंस पर फोकस किया होगा, उनके सोशल बिहेवियर पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, वो सब हमारे सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में ऑटोमेटिकली आ गए। अगर वही काम उन्होंने ब्रेन रिलेटेड किया, कॉग्निटिव एक्शंस पे किया, तो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में चले गए। इस तरीके से हम इसको डिवाइड अब कर रहे हैं, लेकिन तब ये एज अ होल साइकोलॉजी देखा जाता था। तो यहाँ पे आप इन तीनों के नाम ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या किया किसी ने कुछ भी नया नहीं है, इन्होंने साइकोलॉजी को फॉर्मल डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करी थी। विलियम वुंड ने ही किया, ऑफ कोर्स, ही इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। और उसके अलावा विलियम जेम्स ने अपनी जो बुक थी इसमें जिक्र किया है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या होती है, सोशल फैक्टर को इंक्लूड किया है। चार्ल्स डार्विन ने ये किया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, और एटलीस्ट अगर आप नेम भी ध्यान रखेंगे ना, तो बड़ा ही पावरफुल इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर, इवैल्यूएटर पर ये जो चेक करते हैं उनको लगेगा कि हाँ, आप कुछ जानते हैं कि सोशल साइकोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ है। अब अर्ली 20th सेंचुरी पे हम आ जाते हैं। अब आपको फिर कुछ नाम डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ये चीज होती रहेगी कि कुछ नेम कॉमन और कुछ डिफरेंट आपको मिलेंगे। नॉर्मन ट्रिपलेट, मैक्स रिंगलमैन एंड विलियम मैकडोगल एंड एडवर्ड रॉस। चाहे तो आप ये डेट्स याद रखें, यार नहीं रख पाते हैं तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं डेट्स वगैरह याद करने में, वो भी कर सकते हैं। ओके, इन्होंने कुछ और सोशल फैसिलिटेशन टर्म पर वर्क किया। इन्होंने सोशल लॉफिंग को इंक्रीज किया, इंट्रोड्यूस किया, ग्रुप साइज कैसे इंक्रीज होता है उस पर बताया। और विलियम मैकडोगल ने क्या किया, उन्होंने अपनी फर्स्ट टेक्स्ट बुक दी थी सोशल साइकोलॉजी पर, और इनकी वजह से आगे चल के साइकोलॉजी में काफी कंट्रीब्यूशन हुआ। तो ये 20th सेंचुरी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक तरीके से मैं आपको बता ही रही हूँ कि किसने क्या किया, बस किसी तरीके से आप याद रख पाए, क्योंकि हिस्ट्री तो थोड़ी सी रेटिफिकेशन की चीज होती है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो हिस्ट्री को भी समझ के पढ़ते हैं, तो आई रियली डोंट नो, अच्छी बात है वो कर लेते होंगे, थोड़ा सा मेरा हिस्ट्री में वैसा हिसाब किताब अलग ही है। अब आ जाते हैं बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। बिहेवियरिज्म इन्फ्लुएंशियल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। बिहेवियरिस्ट लाइक जॉन वॉटसन, आपने नाम सुना है, जॉन वॉटसन, बीएफ स्किनर, इन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस किया। जो चीज ऑब्जर्वेबल होगी वो डेफिनेटली सोशल कॉन्टेक्स्ट में होगी ना, क्योंकि वो आपके अंदर है, छुपी हुई है, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते रहे तब तो अलग बात है। अदरवाइज जब भी जैसे ही हम इंडिविजुअल से डबल हो जाते हैं, चाहे किसी से बात भी क्यों ना करें, हम सोशल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म में इस चीज पर फोकस किया गया कि जो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है वही सोशल इंटरेक्शन के लिए साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन है उसका जो भी पर्सनैलिटी निकल कर आती है, जो भी उसके ट्रेट्स निकल कर आते हैं, यानी जो बिहेवियर होता है अल्टीमेटली वो उसके एनवायरमेंट और उसकी पर्सनैलिटी, इसका प्रोडक्ट होता है, जिसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी कर्ट लेविन ने। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम आया और सोशल साइकोलॉजी की ग्रोथ हुई 1940s से 1950s के बीच में। वर्ल्ड वॉर के इन्फ्लुएंस से ये जानने की कोशिश की गई कि लोग कैसे कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस, प्रेजुडिस, प्रोपेगेंडा, ये सब चीजों में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर में सोशल लेवल पर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको स्टडी करने की कोशिश यहाँ से की गई। और उसके बाद ही रिसर्चेस शुरू हो गई कंफॉर्मिटी और ओबीडियंस पर, कि कैसे लोग ऑर्डर को फॉलो करते हैं या ओबीडियंट हो जाते हैं, जिसमें कि स्टेनले मिलग्राम का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, सोलोमन एश दिया था इन्होंने, सोलोमन एश ने ये भी एक्सपेरिमेंट दिया था, तो इन लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, मतलब स्टडी के पर्पज से मैं आपसे कह रही हूँ। और कर्ट लेविन ने, जो कि मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर कहलाते हैं, उन्होंने ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप, इन सब चीजों पर वर्क किया।
फिर 1950 से 1970s का जो टाइम था वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था। ये नाम आपने अगेन सुने हैं, लियोन फिस्टिंगर, सबके नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, अब इतना पढ़ लिया है तो। मैं उसी की बात कर रही हूँ जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ जो चीजें आगे आएंगी, उनके लिए मैं आपको इस तरह से बताती हुई चल रही हूँ कि आपके लिए नई है, ठीक है ना, मतलब मैं ऐसे मान के चल रही हूँ आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो लियोन फेस्टिंगर जो थे उन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्रिएट करी, जिसकी हेल्प से उन्होंने बताया कि कैसे लोगों के, जिन लोगों के बिलीफ एक दूसरे से मैच नहीं करते, राइट, उन लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम आती है किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट होने में। यानी दो लोगों के बीच अगर थॉट्स नेगेटिव है, या फिर आप एज एन इंडिविजुअल भी अगर दो डिफरेंट थॉट रखते हैं, तो यानी आप उस चीज के बारे में एक ओपिनियन नहीं रख सकते। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस इससे क्रिएट होता है। मतलब आप स्मोक करते हैं, स्मोक करना आपको पसंद है, लेकिन आप स्मोक के बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं, तो ये कहलाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब जहां पर आप एक ही चीज के दो व्यू देते हैं और वो एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं होते। इसके बाद एट्रीब्यूशन थ्योरी पर भी वर्क किया गया कॉग्निटिव रिवोल्यूशन जब था, कि एट्रीब्यूशन मतलब कॉज देना, किसी चीज के पीछे का रीजन बताना। अब वो रीजन सही है या गलत है ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिस तरह से ह्यूमन बीइंग करते हैं ना कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा हुआ होगा, तो जो क्योंकि के आगे की स्टोरी जो लोग खुद से बनाते हैं उसी को एट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरे हमारे सोशल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई एट्रीब्यूशन थ्योरी तो एग्जाम में आती है। सोशल कंपैरिजन थ्योरी भी आई, इसमें भी बताया गया कि लोग कैसे एक दूसरे की अपनी एबिलिटीज और ओपिनियंस को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। फिर आया रिसर्च को एक्सपेंड करने का टाइम, जहां पे सोशल साइकोलॉजी के कुछ टर्म है, प्रो सोशल बिहेवियर, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, एट्रीब्यूशन एरर्स, ये सब आप पढ़ेंगे आगे, इस सब इसी सिलेबस में मैं आपको पढ़ाऊंगी एट्रीब्यूशन एरर्स। और अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जो मुझे लगेगा कि अलग से आपको बताने की जरूरत है, तो मैं अलग से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब अपना जो बिहेवियर होता है उससे भी ज्यादा एडवांस होके किसी की हेल्प करने के सेंस में या पॉजिटिव वे में प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है। इसके अलावा बाईस्टैंडर इफेक्ट भी एक चीज होती है। बाईस्टैंडर इफेक्ट का मतलब होता है कि सब लोग हैं, कई लोग होते हैं अगर किसी सिचुएशन में, तो सब सोचते हैं अरे ये कर लेगा मैं क्यों करूं, इसी को बोलते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट। जैसे कि रोड पर कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो काफी सारे लोग वहां रुके होते हैं और काफी सारे उससे गुजर के चले जाते हैं, सोचते हैं इतने सारे लोग तो खड़े हैं तो हेल्प कर ही देंगे, चलो मेरा अपना काम है मैं चलता हूँ। उसी को बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा लोगों के केस में होता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी प्रोसोशल बिहेवियर के अंदर आता है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी आई थी जो कि हेनरी टेचफेल ने दी थी, और इनका नाम अभी तक आपने, आई एम होपिंग कि नहीं सुना होगा कहीं पर भी। और ये काफी फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से लोग जो होते हैं वो अपने ग्रुप के साथ मेंबरशिप क्रिएट करते हैं, या फिर प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप रिलेटेड एक्ट, जो भी हमारे टॉपिक्स आगे आएंगे उनके बारे में बात होगी। एट्रीब्यूशन एरर्स मतलब जब हमसे खुद का कोई काम गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि किस्मत खराब है, या फिर हम अपनी गलती को नहीं मानते। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं हो रही है, हर पर्सन ऐसा करता है कि जब किसी पर्सन से कोई काम गलत हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका रीजन वो या तो लक को देता है या दूसरों के ऊपर दे देता है, राइट। पर अगर किसी दूसरे से कोई काम गलत हो जाए तो उसका एट्रीब्यूशन उस दूसरे इंसान को ही देता है, तब ना लक होता है ना कोई और एक्सटर्नल फैक्टर होता है। जैसे किसी पर्सन ने कोई काम गलत कर दिया तो कहते हैं इसे तो कुछ करना ही नहीं आता है, लेकिन वही चीज जब उस इंसान के संग खुद होती है तो कहते हैं मैं कर तो सही रहा था, पता नहीं कैसे हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर उस पर्सन ने मुझे ऐसा ना बोला होता तो सब कुछ सही होता। तो ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें सही गलत की कोई बात नहीं है, इसी को हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। और एट्रीब्यूशन एरर्स इसी से क्रिएट होती हैं कि हम बायस्ड हो जाते हैं सिचुएशंस में। फिर आता है मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी का टाइम, जो कि 1990 से आज तक चल रहा है, जिसमें आप एक चीज देखेंगे, सोशल न्यूरोसाइंस, ये नई वर्ड है जिसे आपको जरूर ऐड करना है यहाँ पे, कि एडवांसमेंट हुए काफी न्यूरोसाइंस की फील्ड में, और उसमें ये देखा गया कि जो भी हमारे ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसको सोशल साइकोलॉजी से जोड़ा गया। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी पर्सन को बहुत ह्यूमिलिएशन वर्क प्लेस पे मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, उसको सोशल लेवल पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने की वजह से उसके साथ चांसेस हैं कि वो लेटर टाइम में आगे बढ़कर कुछ समय के बाद उसको प्रॉब्लम्स इतनी भी बढ़ सकती हैं कि वो उसके माइंड पर इफेक्ट कर सकती हैं, उसके ब्रेन में रिलेटेड चीजों पर भी, फंक्शनिंग पर भी इफेक्ट डाल सकती हैं। तो ये स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बात कहने की ये थी कि सोशल साइकोलॉजी को न्यूरोसाइंस से कनेक्ट करके गया कि कैसे न्यूरल मैकेनिज्म सोशल बिहेवियर के अंडरलाई करती हैं। फिर डिफरेंट टाइप के बायसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, इनके बारे में बात हुई। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो अब आपके सिलेबस में भी जोड़ा गया है, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी को,
उसमें मार्टिन सेलिगमैन ने काफी अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं, ग्रेटिट्यूड के, अल्ट्रुइज्म के, ये सारी चीजें इसमें आई। तो यहाँ तक आते आते अभी तक साइकोलॉजी जो है वो अपनी सोशल साइकोलॉजी जो है वो अपने बहुत ही नए फेज में चल रही है, जहाँ बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं। तो कंक्लूड हम करेंगे यहाँ पे कि काफी सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट आए हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, और जिस एरा से सोशल साइकोलॉजी चली थी, जब वो एक्चुअली में सोशल साइकोलॉजी भी नहीं थी, वहां से अब सोशल साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, और ये सोशियोलॉजी नहीं है, ये भी चीज समझिएगा कि दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। सोशल साइकोलॉजी की एक बहुत ही इंडिपेंडेंट ब्रांच है। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मगर इजी बहुत है, क्योंकि आप इसमें इसको बहुत स्पीड में कराऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, क्योंकि टॉपिक यहाँ कुछ ऐसे रहेंगे जो आप समझते हैं, उनको अननेसेसरी खींचने का कोई काम नहीं है। तो सोशल साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात करें तो बिजनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन। बिजनेस तो पूरा सोशल साइकोलॉजी से ही चल रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉ, एवरीडे लाइफ, हर जगह पर इसका यूज होता है, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस करके लोगों को उनसे बहुत सारे काम करवाते हैं। कहते हैं ना कि कोई बहुत कन्विंसिंग नेचर का होता है, बहुत कन्विंस करने की उसकी हैबिट होती है दूसरों को, तो वो उसकी सब बात मानने लग जाते हैं। ओबीडियंस यहाँ से आता है, कंफॉर्मिटी यहाँ से आती है, राइट। तो एटीट्यूड चेंज यहाँ से आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लीडरशिप और मैनेजमेंट में देखने को मिलता है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ग्रुप थिंक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी यूज की जाए, ग्रुप थिंक एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर यूनानिमस डिसीजन पे पहुंचते हैं। इसे काफी हद तक नेगेटिव भी कंसीडर किया जाता है कई बार, क्योंकि जब सारे लोग यूनानिमस डिसीजन पे आते हैं तो उसमें से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो उस डिसीजन को नहीं भी मानना चाहे, बट क्योंकि एक ग्रुप प्रेशर होता है तो सबके सब हाँ में हाँ मिलाने वाली बात हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब हो गया कि लीडर्स जो होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी टीम को अपने हिसाब से चला सकते हैं। वर्क प्लेस मोटिवेशन में गोल सेटिंग थ्योरी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी काम करती है। वर्क प्लेस मोटिवेशन में इसकी काफी जरूरत होती है टीम डायनामिक्स को बेटर बनाने के लिए, यानी कि जब आप ये चाहते हैं कि आपकी जो ग्रुप है उसमें काफी ज्यादा कोहेशन रहे, लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे देखने को मिलता है, तो हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में यूज होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी काफी हेल्प मिलती है सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से। काफी नेगोशिएशन स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं, मीडिएशन स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं जिसकी हेल्प से यहाँ पे हमें हेल्प मिलती है। कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए और मार्केटिंग में बेटर करने के लिए सोशल साइकोलॉजी का यूज किया जाता है और इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ में मेंटल हेल्थ बिलीफ मॉडल और थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर यही बताने के लिए बनाई गई है कि किस तरीके से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनके इस तरह के बिहेवियर को दूर कर सकते हैं जिससे उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो। जैसे आपने कोरोना के बाद का जो फेज देखा है, इसमें लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी स्पीड में जागी है जैसे कि पहले मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी, या मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो फेज आया, उस फेज ने हम सबको ये समझाया कि कोई ऐसी चीज भी है हमारे अंदर जिसका जब डिके होता है तो हम पर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए इस चीज को समझाने के लिए जो कोरोना का जो फेज रहा वो हमें ये बताता है कि हमारा जो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर है वो भी चेंज होना चाहिए। लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हेल्दी फूड को लेकर, ऐसी डिफरेंट प्रैक्टिसेस को लेकर जो उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। इसीलिए सब कुछ हुआ क्योंकि हेल्थ बिहेवियर में चेंज आया। ओके, स्ट्रेस और कोपिंग से की जो फील्ड है, स्ट्रेस और कोपिंग दो स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब कोपिंग स्ट्रैटेजीज है ऑफ कोर्स स्ट्रेस को डील करने की। तो स्ट्रेस को डील करने के लिए और कैसे हम प्रॉब्लम्स में कोप कर सकते हैं, ये भी मेंटल हेल्थ में हम सोशल साइकोलॉजी के थ्रू यूज करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट की डिमांड भी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि बहुत लोग बहुत स्ट्रेस में जाने लगे तो लोगों को इसकी जरूरत फील होने लगी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम तो आप कितने भी प्रमोट करिए हमेशा कम ही रहेंगे, लेकिन फिर भी होते रहते हैं क्योंकि इसमें सोशल साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइपिंग को अंडरस्टैंड करते हुए लोगों को समझाने के लिए। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी बहुत बदले हैं। पहले डॉक्टर को और पेशेंट के बीच में एक गैप रहता था जिसको काफी हद तक अभी मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है इसकी हेल्प से, और अभी भी आगे भी ये चीज जारी है। एजुकेशन की फील्ड में तो है ही, क्योंकि एजुकेशन की जो फील्ड है वो बच्चों के बिना एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, स्टाफ के बिना, टीचर्स का जो अपना पूरा सिस्टम है वो नहीं चल सकता। तो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो क्लासरूम डायनामिक्स को मेंटेन करने में, यानी रीइंफोर्समेंट हम दे रहे हैं, मॉडलिंग के लिए वर्क कर रहे हैं,
सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज करने में, अचीवमेंट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज में, जैसे आपने एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी पढ़ी थी, ये तो थ्योरी ही बच्चों के ऊपर थी, आपने देखा होगा कि बच्चे किस तरह से बिहेवियर को इमिटेट करते हैं एक दूसरे को देख के। स्कूल्स में सोशल आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करें, ये चीज भी यहाँ पर आती है। और पीयर इन्फ्लुएंस और लर्निंग क्या होते हैं, बच्चे एक दूसरे से देख के, एक दूसरे को देखकर कैसे सीखते हैं, लर्निंग कैसे होती है, ये भी इसका एक पॉइंट रहता है। लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस की अगर बात करें तो लॉ एंड क्रिमिनल यानी बेसिकली जितने भी एडवोकेट्स आपको देखने को मिलेंगे या जितने भी लीगल रिलेटेड जो लोग होते हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, वो सभी लोग साइकोलॉजी का बहुत यूज करते हैं, सोशल साइकोलॉजी का। उनके पास आने वाले क्लाइंट या फिर उनकी खुद की जो भी वो पढ़ाई करते हैं, जो भी स्टडीज करते हैं, उसमें उस चीज को ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी, स्टडीज के थ्रू भी, रियल लाइफ प्रैक्टिसेस के थ्रू भी, कि किस तरीके से जो लोग हैं उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है टुवर्ड्स समथिंग, उनके एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है टुवर्ड्स समथिंग। और बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन के क्रॉस भी वो आते हैं, तो ये हमें पता समझ में आता है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो गया उसमें किस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग के इश्यूज हैं, कंफॉर्मिटी है, या जो भी बिहेवियरल इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए। आई विटनेस टेस्टिमोनी, मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन पे जो रिसर्चेज हुई हैं, कॉग्निटिव बायसेस पे जो रिसर्चेज हुई हैं, वो उनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आई विटनेसेस कैन बी हाईली अनरिलायबल। इनकी हेल्प से कोर्ट रूम प्रोसीजर्स फॉलो अप होते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर रिहेबिलिटेशन में साइकोलॉजी का होता है बहुत ज्यादा, जहाँ पे एग्रेशन और सोशल लर्निंग थ्योरीज, एग्रेशन पर बेस्ड कई सारी थ्योरी हैं कि क्यों क्रिमिनल्स इस तरीके से बिहेव करते हैं, क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, जो जस्टिस रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, रिकंसिलेशन कैसे होता है विक्टिम्स और ऑफेंडर्स के बीच में, और काफी चीजें हैं जो कि यहाँ पे नजर आती हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों के एटीट्यूड को चेंज करते हैं या फिर फ्रेंडली एनवायरमेंटल बिहेवियर को फॉलो करते हैं, जैसे रिसाइकलिंग, कंजर्विंग वाटर, रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। पब्लिक पॉलिसीज जो हैं, जितने भी सोशल नॉर्म्स एटीट्यूड चेंज के बने हैं वो सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से बने हैं, उन्हीं की थ्योरीज के बेस पर हैं। बिहेवियरल नजेस यानी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नजेस को यूज करते हैं जो कि सटल होते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लाइक लॉस अवर्जन एंड स्टेटस क्वो बाय, जैसे कि यूजिंग लेस प्लास्टिक और ऑप्टिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो बिहेवियर चेंजेस लाने के लिए किया जाता है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सोशल साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सोशल मीडिया का जो भी बिहेवियर है, आपको पता है लोग कितना ज्यादा फॉलो करने लगते हैं चीजों को और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, झूठी बातें भी इतनी सॉलिड तरीके से सर्कुलेट होती हैं कि वो सच लगने लगती हैं। तो सोशल मीडिया में हम देख सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी काफी सारे हम कॉन्सेप्ट हमें नजर आते हैं। इसके अलावा जो ये लाइक शेयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी ये चीज हमें बताता है कि हम उन चीजों को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। सोशल कंपैरिजन, सोशल आइडेंटिटी, ये सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट और भी हैं जो साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये चीजें भी बड़ी हैं, लेकिन सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट नॉट एवरीवन वी नो इज अवर फ्रेंड, नॉट एवरीवन वी टॉक टू इज अवर फ्रेंड। तो ये चीज हम समझ पाते हैं, हेल्प मिलती है। डिजिटल परसुएशन एंड गेमिफिकेशन यानी कि जो भी रिवॉर्ड सिस्टम है उसकी हेल्प से हम रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है अपने प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं मोटिवेशन इंक्रीज करने में। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो यहाँ तो साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेनिंग में यही किया जाता है कि आप भी हमें वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दुनिया भर के चुनावी वादे। तो वहां पर इस तरीके के इमोशनल अपील क्रिएट करना या रैशनल अपील क्रिएट करना जिससे कि इलेक्शंस को विन कर पाए, तो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में, पब्लिक ओपिनियन बनाने में हमें हेल्प मिलती है। जो एग्जिट पोल आप देखते हैं वो यही होता है कि पहले ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं कौन सी पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि हम लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे लेते हैं। डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर भी होता है, क्योंकि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी अंडरस्टैंड करते हुए कि कहाँ की क्या डिमांड है उसके हिसाब से चीजों को डील करते हैं। एवरीडे लाइफ में अगर बात करें तो बहुत कुछ है, हम न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिसमें एवरीडे लाइफ में सोशल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। अट्रैक्शन, अटैचमेंट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली डायनामिक्स, सब कुछ समझने के लिए सोशल साइकोलॉजी का यूज हम बिना पढ़े भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिसेस का हम अपनी रियल लाइफ में रोजाना ही यूज करते हैं। तो यही कंक्लूड करेंगे कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजी यूज होती है। कितने भी यूनिक चीजों में आप चले जाइए, हर जगह सोशल साइकोलॉजी यूज होती है, क्योंकि जब तक हम एक सोशल बिहेवियर को फॉलो करेंगे तब तक हम सोशल साइकोलॉजी यूज करते रहेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एथिकल इश्यूज।
क्या क्या हमें करना चाहिए एज अ साइकोलॉजिकल रिसर्च करते वक्त। अगर हम सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो कौन से वो एथिकल इश्यूज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, और इसमें कुछ बातें वो हैं जो आप किसी भी रिसर्च में एथिकल इश्यूज में पढ़ते हैं। यानी कि ये टॉपिक आपके इस तरह से काम आएगा कि आप कोई भी पेपर देंगे आप समझ पाएंगे कि ये पॉइंट्स तो सिमिलर हैं जिनको आपको यूज करना है। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि जिस पर्सन पर हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो पर्सन को ये मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह की रिसर्च में इन्वॉल्व होने जा रहा है। तो उससे हमें एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी जरूरी है। वो रिटन में हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, अगर आपकी रैपो बहुत अच्छी है पहले से तो हो सकती है, ओके, लेकिन हमें उससे कंसेंट लेनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ये आप पढ़ सकते हैं इजीली। डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है कि कुछ जानबूझकर ऐसी बात झूठ बोलना जिससे जो हमारी रिसर्च है उसके रिजल्ट्स हमारे हिसाब से आ जाएं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक इश्यू है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो कि हमारी रिसर्च का ट्रू नेचर है उसके बारे में अगर हम मिसलीडिंग, कोई गलत या सही कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हमारी रिसर्च हमारे हिसाब से रिजल्ट देने लग जाए तो ये चीज एक बहुत गलत है। इसमें क्या एथिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, सेंस ऑफ बिट्रेयल क्रिएट होता है जब पार्टिसिपेंट ट्रुथ को डिस्कवर कर लेता है। अगर उसे आगे चल के ट्रुथ पता चल जाए तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों के लिए होगी, कि उसे भी बुरा लगेगा और रिसर्च पर भी इफेक्ट आएगा। मतलब बेसिकली डिसेप्शन मतलब हो गया झूठ बोलना। मीनिंग पे नहीं बात कर रही हूँ, आपको रिसर्च के रिगार्डिंग इस बात को कह रही हूँ। ओके, इसको डिटेल में पढ़िएगा। डीब्रीफिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के बारे में, उसके ट्रू नेचर के बारे में बताते हैं, लेकिन तब जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, रिसर्च हमारी कंप्लीट हो गई, हमारा प्रोसेस क्या रहा, हम आगे इसका कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में बताना डिब्रीफिंग कहलाता है। अगर यहाँ पर हमने उसको सही से डिब्रीफिंग नहीं करी तो जो एक्सपेरिमेंट है, जिस पर्सन ने अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें दिया है, वो ये फील करेगा कि आई एम बीइंग यूज्ड इन द सिचुएशन, तो उसको यूज वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो डिब्रीफिंग का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल हार्म एंड डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल हार्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा इमोशनल या मेंटल डिस्ट्रेस क्रिएट करना जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो ऐसा फील करे कि उसको सोशल मैनिपुलेशन उसके संग किया गया है, उसके पर्सनल बिलीफ को चैलेंज किया गया है। जैसे कि मिलग्राम का ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट है। दे एक्सपोज पार्टिसिपेंट्स टू सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट। तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं क्रिएट करना है जो जो एक्सपेरिमेंट के दौरान आगे या पीछे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फेज में, शुरू से लेकर एंड तक, एंड ऑल्सो इन बिटवीन दैट एक्सपेरिमेंट, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें हम उसको भी इंक्लूड करेंगे कि हमने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, हमने कहा कि आपको हमारे रिसर्च का पार्टिसिपेंट है लेकिन हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, तो ये एक गलत चीज हो जाएगी। तो किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल हार्म या डिस्ट्रेस हमें नहीं देना है और कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिसकी वजह से जो हमारा पार्टिसिपेंट है उसके साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। पार्टिसिपेंट्स को विड्रॉ करने का राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको ये कह दिया कि अब तो तुम इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हो गए, अब तुम छोड़कर नहीं जा सकते है ना, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। उसको विड्रॉ करने का राइट मिलना चाहिए। ये पूरा एथिकल इश्यू किस तरह से होता है, ये कि जब जैसे मिलग्राम का ही ओबीडियंस की जो स्टडी थी, उनको प्रेशर किया गया था कि वो कंटिन्यू करें, इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू उनको ले जाया गया और उनको बहुत डिस्ट्रेस फील हो रहा था। तो इस तरीके से राइट टू विड्रॉ होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा ये पॉइंट है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो भी रिसर्च में डेटा है, वैसे भी साइकोलॉजी में हम ऐसा करते हैं कि जब भी हम किसी का एग्जाम्पल देते हैं तो उसका नाम नहीं लेते। साइकोलॉजी में कब आप स्टूडेंट है साइकोलॉजी के, आप भी कभी लाइफ में किसी के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के बारे में, किसी डिसऑर्डर के बारे में जब दूसरे को बताएं तो कभी भी नाम लेकर बात ना करें। इसीलिए जो केस स्टडीज आपकी बनाई जाती है ना, जो भी आप अपनी केस स्टडीज इंटर्नशिप में लिखते हैं, उसमें ये एक एथिक्स का बहुत ध्यान रखना होता है कि जिस पर्सन के ऊपर भी आपने केस स्टडी लिखी है, चाहे वो आपने फेक ही क्यों ना लिखी हो, कई बच्चे क्रिएट कर लेते हैं, आपको उस केस स्टडी में पर्सन का नाम नहीं लिखना है। इवन दो पर्सन जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। आपको पता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप रोहित गर्ग लिख रहे हैं, ये रैंडम नाम आया मेरे माइंड में, तो मत लिखिए, चाहे वो कोई भी हो या ना हो, आप मत लिखिए, है ना, नहीं लिखना होता है। तो ये एथिकल हमें इशू को ध्यान रखना होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन रहनी चाहिए और उसके डेटा को लीक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी तरीके का हमें फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं कराना है, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। अगर पर्सन करना चाहता है उसकी खुद की मर्जी है, अगर वो एथिकल कंसर्न्स को ध्यान नहीं दे रहा है, वो उसकी मर्जी है, वो करना चाहता है तो करे। मतलब किसी भी तरीके का फोर्स पार्टिसिपेंट्स नहीं करना चाहिए।
और कोई भी ऐसे वल्नरेबल सिचुएशंस में नहीं डालना चाहिए जैसे स्टूडेंट्स, प्रिजनर्स, कि वो पार्टिसिपेशन को रिफ्यूज ना कर पाएं। जैसे आप बड़े हैं और आपने किसी छोटे पर्सन से, कम उम्र के इंसान को अपनी सोशल रिसर्च में लिया है, अब उसको लग रहा है कि ये तो मेरी मैम है, मैंने मना कैसे करूं, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप उसको ऐसी सिचुएशन में ना लेकर आए। किसी तरीके की बायस या फेयरनेस पे मत जाइए, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी है तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, तो आपके अपने कॉग्निटिव एक्शंस उसकी रिसर्च की पूरी स्टोरी पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो कोशिश करिए कोई बायसनेस आप ना करें कि मेरे फेवरेट स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो फुल मार्क्स दे देते हैं। नहीं, आपको रिसर्च बहुत ऑनेस्टी के साथ करनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जरूर ध्यान रखें। आप ये ध्यान रखें कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं रिसर्च या जिस पर आप वर्क कर रहे हैं वो फर्दर सोशल वर्ल्ड में यूज होगी, तो उस रिसर्च को इस तरह से बनाएं, इस तरह से उस पर वर्क करें। जैसे प्रिजुडिस, कन्फॉर्मिटी या अग्रेशन, कोई भी इस तरीके के एरियाज अगर हों तो वो मिसयूज ना हो किसी हार्मफुल पर्पस के लिए, किसी अनएथिकल मैनिपुलेशन के लिए, उनका जो यूज है वो काफी फेयरली हो। इन सभी जो पॉइंट्स हैं मैंने एक तरीके से इन हेडिंग्स को ही हाईलाइट किया, एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं बहुत आसानी से और इसके अलावा एग्जाम्पल मेंशन करते भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। हमारा आज का जो वीडियो है वो अबाउट लुक्स लाइक 3 मिनट्स का है, तो एट्रीब्यूशन थ्योरी नेक्स्ट ही करेंगे। बस मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक भी शुरू कर दिया जाए, पर रहने देते हैं क्योंकि एट्रीब्यूशन थ्योरी इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे। आज का जो हमारा कंटेंट था वो 33 मिनट्स में इनफ रहेगा। और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फोर्थ पेपर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी वीडियोस देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो सी यू सुपर सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।